बच्चों, सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर। बच्चों, कल हमने व्यक्तिक अध्ययन की अर्थ, परिभाषा और उसकी विशेषताओं की चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे व्यक्तिक अध्ययन की आधारभूत मान्यताएं। इसके बाद हम बात करेंगे व्यक्तिक अध्ययन की कार्य पद्धति, और कार्य पद्धति के बाद बात करेंगे व्यक्तिक अध्ययन पद्धति की सावधानियों की। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं व्यक्तिक अध्ययन की आधारभूत मान्यताएं। ये आधारभूत मान्यताओं की बात जब हम करेंगे तो हम ये कहेंगे कि व्यक्तिक अध्ययन विधि में एक अथवा कुछ इकाइयों के सर्वांगीण अध्ययन के आधार पर संपूर्ण समूह अथवा क्षेत्र की विशेषताओं को समझने का प्रयास किया जाता है और उनको समझने के बाद उनसे संबंधित आशंकाओं को दूर किया जाता है। सबसे पहली जो आधारभूत मान्यता है वो ये है आधारभूत एकता। व्यक्तिक अध्ययन विधि की सर्वप्रथम मान्यता है कि बाह्य रूप से सभी व्यक्तियों के व्यवहारों में भिन्नता होते हुए भी मानव व्यवहार के आधारभूत कारक समान होते हैं। अर्थात मानवीय व्यवहार क्या होता है? मानवीय व्यवहार में मौलिक समानता विद्यमान होती है, जिसे समझकर सभी व्यक्तियों के व्यवहारों को समझा जा सकता है। अर्थात व्यक्तिक अध्ययन द्वारा यदि किसी व्यक्ति या समूह अथवा समुदाय की प्रकृति को जान लिया जाए तो उसके आधार पर उस वर्ग से संबंधित सभी इकाइयों की प्रकृति को समझा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है परिस्थितियों में समानता। मानव व्यवहार में परिस्थितियों से प्रभावित होता है और लगभग विभिन्न समय विभिन्न स्थान में समान परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। व्यक्तिक अध्ययन विधि की मान्यता है कि यदि एक परिस्थिति के अंतर्गत किसी व्यक्ति अथवा समूह के व्यवहार को जान लिया जाए तो सेम परिस्थिति में अन्य व्यक्ति अथवा समूह भी वही व्यवहार करेंगे जो पहले वालों ने किया है। इसलिए हम कहेंगे कि परिस्थितियों में समानता होने पर व्यवहार में समानता पाई जाती है। नेक्स्ट है समय तत्व का प्रभाव। मानवीय व्यवहार में समय तत्व का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। अर्थात जो घटना आज घटित हो रही है उसका जन्म आज से बहुत पहले हो चुका था, और न केवल पहले हो चुका था बल्कि किसी न किसी कारक के रूप में वो घटित हो भी चुका। व्यक्तिक अध्ययन एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा किसी विशेष घटना को प्रभावित करने वाले कारकों को एक विशेष अवधि में समझा जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए एक बच्चा है और बच्चा चोरी करता है, गलत आचरण करता है, दुराचार करता है, तो इसका अर्थ है कि उस बालक को चोरी करने के लिए प्रेरित करने वाले कारकों का या कारक जो है बहुत पहले से अथवा बचपन से ही उसमें थे, जो चाहे उसके साथियों के प्रभाव से साथियों के इसी तरह के आचरण के प्रभाव से प्रभावित हुआ हो या उसके चारों ओर का एटमॉस्फेयर ऐसा ही हो। तो व्यवहार में हम कहेंगे कि व्यक्तिक अध्ययन में समय तत्व का बहुत अधिक प्रभाव पाया जाता है। नेक्स्ट है सर्वांगीण अध्ययन। व्यक्तिक अध्ययन की आधारभूत मान्यता ये नहीं है कि किसी इकाई को भलीभांति अध्ययन करके किसी एक पहलू के आधार पर इसका अध्ययन नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके सर्वांगीण या समग्र रूप को देखकर ही अंदाज लगाया जा सकता है। इस प्रकार ये प्रणाली सर्वाधिक उपयुक्त प्रणाली मानी जाती है। नेक्स्ट है सामाजिक परिस्थितियों की जटिलता। व्यक्तिक अध्ययन की आधारभूत मान्यता ये भी है कि सामाजिक परिस्थितियाँ अत्यधिक जटिल होती हैं, इसलिए इन परिस्थितियों के कारण मानव व्यवहार भी इतना ही जटिल होता चला जाता है। उसका अध्ययन केवल अवलोकन द्वारा नहीं किया जा सकता है। किसी सामाजिक इकाई के व्यवहारों, क्रियाओं, मनोवृत्तियों आदि को समझने के लिए इसका संपूर्ण अध्ययन संभव है और आवश्यक भी माना जाता है।
अब हम आते हैं व्यक्तिक अध्ययन की कार्य प्रविधि, कार्य की विधि, इसके ऊपर। और इसमें हम कहेंगे कि व्यक्तिक अध्ययन का अर्थ किसी व्यक्ति अथवा समूह के जीवन से संबंधित घटनाओं अथवा तथ्यों का केवल एक व्यावहारिक परिवेश में इस प्रकार अध्ययन करना है जिससे कि संपूर्ण समूह की मौलिक विशेषताओं की जानकारी हो सके। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के कुछ पॉइंट्स जो हैं हम इसके आधार पर बताएंगे। और इसमें अध्ययन पद्धति में पहला पॉइंट है समस्या का विवेचन। जैसा अपन ने अनुसंधान में उसके स्टेप्स किए हैं, अवलोकन में उसके स्टेप्स किए हैं, सेम स्टेप्स इसमें भी चलते हैं। इसमें सबसे पहले व्यक्तिगत अध्ययन की कार्यविधि या कार्य शुरू करने के समय हमें सबसे पहले व्यक्तिगत अध्ययन विधि के प्रयोग के लिए सबसे पहले अध्ययन की जांच करनी होगी। और इसके साथ ही साथ अध्ययन जिसे कि विवेचना करना आवश्यक है, क्योंकि जितना अधिक व्यवस्थित या ध्यान किया जाएगा व्यक्तिगत अध्ययन की सफलता की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी। दूसरा स्टेप है, जब हमने समस्या का विवेचन कर दिया तो समस्या का चुनाव। व्यक्तिगत अध्ययन के लिए सर्वप्रथम अध्ययन से संबंधित अथवा इकाई का चुनाव करना आवश्यक होता है। और इसलिए अनुसंधानकर्ता को सबसे पहले निश्चय करना होता है कि वह किन किन इकाइयों को अपने अध्ययन में सम्मिलित करेगा। नेक्स्ट है इकाइयों का निर्धारण। जब इकाइयों का चुनाव हो गया उसके बाद हम बात करते हैं अनुसंधान में इकाइयों की इसमें हम ये कहेंगे कि जब ये सारी चीज़ें तय हो जाती हैं, अनुसंधान की इकाइयों का निर्धारण में अपन कहेंगे कि समस्या का चुनाव कर लेने के पश्चात ये निर्धारित करना आवश्यक है कि इकाई का सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन करना आवश्यक होता है। और इन इकाइयों की संख्या के निर्धारण भी उसी रूप में किया जाना होता है। ठीक है, जैसे हम कहें कि यदि अनुशासनहीनता की समस्या का अध्ययन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस बात का निर्धारण करना पड़ेगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, अनुशासनहीन बालकों को मतलब उनका चयन करेंगे और उनके व्यवहार को देखेंगे कि वो किस तरह का व्यवहार करते हैं। ठीक है, फिर है विश्लेषण का क्षेत्र। समस्या का जब चयन हो जाता है उसके बाद इकाइयों के निर्धारण के पश्चात विश्लेषण का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है, अर्थात उस क्षेत्र का चयन किया जाता है जहाँ विभिन्न इकाइयों का अध्ययन किया जाना है। नेक्स्ट है घटनाओं के अनुक्रम का वर्णन। घटनाओं के अनुक्रम के वर्णन में अपन कहेंगे कि समस्या चयन विश्लेषण के क्षेत्र के निर्धारण के पश्चात उनको समय के संदर्भ में समझना आवश्यक है, अर्थात समस्या के स्वरूप में एक निश्चित अवधि के अंतर्गत क्या क्या परिवर्तन आए और भविष्य में क्या परिवर्तन आने की संभावनाएं होंगी, इस पर विस्तार से ध्यान देना आवश्यक होता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि सामाजिक घटनाएं जो हैं कहीं कहीं पर किसी अलग अलग रूप में घटित होती नज़र आती है। नेक्स्ट है निर्धारक कारक। इन सारे कार्यों के संपन्नता के बाद घटना या समस्या के प्रेरक कारकों का अध्ययन करना भी जरूरी है, अर्थात इसमें वे कौन से कारक हैं जिनके कारण कोई समस्या उत्पन्न हुई है। जैसे अनुशासनहीनता अध्ययन करने के लिए उन अनुशासनहीन बालकों का ही चयन करना होगा जिन्होंने बालकों को अनुशासनहीन बनाया है। ठीक है, इसके बाद है विश्लेषण तथा निष्कर्ष। व्यक्तिगत अध्ययन की विधि का अंतिम पड़ाव, अंतिम चरण संकलित तथ्यों का वर्गीकरण व विश्लेषण करके उसके आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत करना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे और इसमें सबके आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं और उनसे जो निष्कर्ष निकलते हैं उन कारकों तथा स्थिति को स्पष्ट करना भी आवश्यक होता है जो किसी भी विशेष समस्या अथवा व्यवहार के लिए उत्तरदायी है। फिर इसके बाद हम आज के लिए इतना ही रहने देंगे और कल फिर करेंगे। कल मिलते हैं हम और उसमें देखेंगे हम व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की सावधानियों की बात कि हमें व्यक्तिगत अध्ययन करते समय कौन कौन सी समस्याओं का समाधान
करने के लिए तैयार रहना चाहिए, मेंटली प्रिपेयर। कौन सी समस्याएं हैं जिनका निवारण या जिनका निराकरण करना अभी बाकी है, इसकी बात हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।